हेलो स्टूडेंट्स, पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट डिस्कस करते समय फ्रेंड्स, जब हम लोगों ने बेल्जियम के केस को रेफर किया तब हमने पहले तो बेल्जियम से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स को समझा। उसके बाद हमें ये पता चला कि आखिर क्यों बेल्जियम की कॉम्प्लेक्स एथनिक कॉम्पोजिशन के कारण डच स्पीकिंग कम्युनिटी और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के बीच टेंशंस क्रिएट होने लगी। दोस्तों, टेंशंस का तो हमें पता है, लेकिन इन प्रॉब्लम्स को बेल्जियम ने कैसे हैंडल किया इसका हमें आज के लेक्चर से पता चलेगा। तो फिर आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, बेल्जियम का केस श्रीलंका से थोड़ा सा अलग है। देखिए, कम्युनिटीज के बीच की टेंशन से डील करने के लिए बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार बदला गया। बेल्जियम ने एक ऐसा इनोवेटिव अरेंजमेंट बनाया जिसकी मदद से सभी कम्युनिटीज के लोग एक साथ सेम कंट्री में खुशी से रहने लगे। अब आप खुद बताइए, अगर ये अरेंजमेंट इनोवेटिव है और इतना इफेक्टिव भी है तो हमारे लिए जरूरी है कि हम समझें कि आखिर बेल्जियम के मॉडल के कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या हैं। देखिए, पहले पॉइंट से तो हमें ये पता चलता है कि बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रिस्क्राइब किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में नंबर ऑफ डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स और नंबर ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स बराबर होंगे। ये स्पेशल लॉ इसीलिए बनाया गया ताकि कोई भी डिसीजन लेते समय दोनों कम्युनिटीज को इक्वली कंसीडर किया जाए, किसी एक कम्युनिटी की डोमिनेंस ना हो। दूसरा पॉइंट हमें ये बताता है दोस्तों कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स को दोनों रीजन्स के स्टेट गवर्नमेंट्स को दे दिया गया। थर्ड पॉइंट में हम ब्रसल्स की बात कर रहे हैं। देखिए, ब्रसल्स की एक सेपरेट गवर्नमेंट थी जिसमें दोनों कम्युनिटीज को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी गई। इस केस में फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी ने बात इसीलिए मानी क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में डच स्पीकिंग कम्युनिटी ने मानी थी। लास्ट पॉइंट हमें ये बताता है फ्रेंड्स कि बेल्जियम में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा एक थर्ड टाइप की गवर्नमेंट भी पाई जाती है जिसका नाम है कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो डच स्पीकिंग कम्युनिटी हो, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी हो या फिर जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी, इन तीनों के पास राइट है कि ये अपनी खुद की कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म कर सके। इस गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है कल्चरल, एजुकेशनल या फिर लैंग्वेज रिलेटेड डिसीजंस लेना। तो दोस्तों, मैं मानती हूँ कि बेल्जियम का ये जो मॉडल है ये कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जानते हैं अभी तक ये मॉडल बिल्कुल इफेक्टिव और सही साबित हुआ है। इसी अरेंजमेंट के कारण कम्युनिटीज के बीच टेंशन काफी ज्यादा रिड्यूस हो गई हैं। तो दोस्तों, अब हम श्रीलंका और बेल्जियम का केस बहुत अच्छे से जानते हैं। तो क्या सीखा आपने इन दोनों केसेस से? फ्रेंड्स, देखिए, श्रीलंका और बेल्जियम दोनों ही डेमोक्रेसीज हैं, लेकिन बेल्जियम ने कम्युनिटीज के बीच की टेंशन से डील करने के लिए पावर शेयरिंग का यूज किया। पावर को कम्युनिटीज के बीच इस तरीके से शेयर किया कि सभी कम्युनिटीज के लोग एक ही कंट्री में बहुत ही खुशी से रहने लगे। लेकिन ये केस श्रीलंका के साथ नहीं रहा क्योंकि श्रीलंका ने कम्युनिटीज के बीच की टेंशन से डील करने के लिए पावर शेयरिंग का नहीं बल्कि मेजॉरिटेरियनिज्म का यूज किया और रिजल्ट आपके सामने है, सिविल वॉर हो गया। तो दोस्तों, आज के लेक्चर से हमें ये तो साफ क्लियर हो जाता है कि आखिर पावर शेयरिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। इसी बात को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर से हमें ये पता चलेगा कि आखिर पावर शेयरिंग डिजायरेबल है ही क्यों। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैंपल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशन, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।